हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल लर्नर्स क्लासेस में। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले फ्रेंड्स आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड शेयर करिए। और जो भी आपके सजेशन हो इसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हम जो है इसमें एनालिसिस कर रहे थे घटना चक्र पूर्वावलोकन इकोनॉमिक्स 2023 की। उसमें आज हम बात करेंगे यहाँ पर विदेशी विनिमय एफडीआई तथा विदेशी ऋण से बनने वाले जो भी क्वेश्चन हैं जो कि पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं, उन सभी क्वेश्चंस को हम यहाँ पर देखेंगे। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, आर्थिक उदारीकरण नीति का एक महत्वपूर्ण लक्ष्य है भारतीय रुपए के लिए पूर्ण परिवर्तनीयता प्राप्त करना। इसका समर्थन किया जा रहा है क्योंकि किया जा रहा है क्योंकि यह भारत में विदेशी पूंजी के प्रवाह को अधिक आकर्षित करेगी, इसलिए इसका जो है समर्थन किया जा रहा है। देखते हैं इसकी एक्सप्लेन। रुपए की परिवर्तनीयता से तात्पर्य रुपए का विदेशी मुद्राओं में तथा विदेशी मुद्राओं को रुपए में बिना किसी हस्तक्षेप के स्वतंत्र रूप से परिवर्तन संभव होने से है। रुपए की पूर्ण जो परिवर्तनीयता है ये चालू खाते तथा पूंजी खाते पर परिवर्तनीयता से क्या है, विदेशी पूंजी के भारत में आने एवं भारत से जाने पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। परिणाम स्वरूप क्या है, भारत द्वारा रुपए को पूर्ण परिवर्तनीयता अपनाए जाने से विदेशी निवेशकों का भारतीय अर्थव्यवस्था में विश्वास बढ़ेगा और इसके फलस्वरूप भारत में विदेशी पूंजी के अंतर प्रवाह में वृद्धि होगी। इसी कारण जो है भारतीय रुपए की पूर्ण परिवर्तनीयता प्राप्त करना भारत की आर्थिक नीति का जो है ये एक महत्वपूर्ण लक्ष्य है। यहीं पर बात करें, यानी 1994 से चालू खाते पर रुपया पूर्ण परिवर्तनीय है। व्यापार खाता पर आंशिक रूप से यह मार्च 1992 से परिवर्तनीय हो गया था। पूंजी खाते पर परिवर्तनीयता के संबंध में एस तारापोर की अध्यक्षता में जून 1997 में एक समिति गठित की गई थी, जिसमें कुछ निश्चित शर्तों की पूर्ति पर क्रमिक रूप से पूंजी खाते पर परिवर्तनीयता की संस्तुति की गई। पुनः मार्च 2006 में क्या हुआ, एस तारापोर की ही अध्यक्षता में पूंजी खाता पर परिवर्तनीयता का खाका तैयार करने के लिए इसकी एक दूसरी समिति गठित की गई, जिसमें मौजूदा पूंजीगत नियंत्रणों की समीक्षा के बाद 3 चरणों में पूंजी परिवर्तनीयता हेतु एक व्यापक पंचवर्षीय समयबद्ध योजना तैयार की गई। और वर्तमान में पूंजी खाते पर परिवर्तनीयता नहीं है, तथापि क्या है, विभिन्न पूंजी व्यवहारों के संबंध में रिजर्व बैंक अत्यंत ही जो है उदारवादी नीति अपना रहा है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुपए की परिवर्तनीयता का तात्पर्य है। रुपए की परिवर्तनीयता जो है इसका तात्पर्य है, तो इसका तात्पर्य है रुपए को अन्य प्रमुख मुद्राओं को रुपए में मुक्त रूप में परिवर्तित करने की अनुमति देता है ये। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में रुपए की परिवर्तनशीलता का क्या अर्थ है। वर्तमान में जो रुपए की परिवर्तनशीलता है इसका अर्थ है रुपया सभी प्रकार के चालू व्यवहारों के लिए विदेशी मुद्रा में परिवर्तनीय है। नेक्स्ट है, भारतीय रुपए को चालू खाते में पूर्ण परिवर्तनीय बनाया गया था। इसको बनाया गया था कब, 1994 में। नेक्स्ट है, चालू खाते में रुपए की पूर्ण परिवर्तनीयता को किस वर्ष से घोषित किया गया। ये चालू खाते में इसे घोषित किया गया था 1994 से। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रुपए को परिवर्तनीय बनाया गया है। ये परिवर्तनीय बनाया गया है चालू खाते में अगस्त 1994 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रुपए को मार्च 1994 से निम्नलिखित में से किस खाते में परिवर्तनीय बनाया गया। तो किसमें, ये चालू खाते में बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 स्टेटमेंट दिए हैं, बताना है कौन सा स्टेटमेंट जो सही है। पहला स्टेटमेंट कह रहा है
अन्य अंतर्राष्ट्रीय मुद्राओं के साथ इसका मुक्त प्रवाह है। ये स्टेटमेंट करेक्ट है। दूसरा स्टेटमेंट है देश के भीतर और बाहर किसी निर्धारित स्थान पर किसी अन्य अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा के साथ इसका सीधा आदान प्रदान है। ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। थर्ड स्टेटमेंट है इसके द्वारा किसी अन्य अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा की ही भांति कार्य करना। ये स्टेटमेंट जो है यहाँ पर इनकरेक्ट है। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। देखते हैं इसकी एक्सप्लेन। रुपए की परिवर्तनीयता जो है इससे तात्पर्य रुपए का विदेशी मुद्राओं में तथा विदेशी मुद्राओं को रुपए में बिना किसी हस्तक्षेप के स्वतंत्र रूप से परिवर्तन होना जो है संभव है। रुपए की पूर्ण परिवर्तनीयता चालू खाते पूंजी खाते पर विदेशी पूंजी के भारत में जाने और भारत से जाने पर जो है कोई प्रतिबंध नहीं है और परिणाम स्वरूप भारत द्वारा रुपए की पूर्ण जो है परिवर्तनीयता अपनाए जाने से विदेशी निवेशकों का भारतीय अर्थव्यवस्था में विश्वास बढ़ गया। इसके फलस्वरूप क्या है, भारत में विदेशी पूंजी के अंतर प्रवाह में वृद्धि होगी। वहीं पर अगस्त 1994 से चालू खाते पर रुपया पूर्ण परिवर्तनीय है, जबकि व्यापार घाटे पर यह मार्च 1992 से आंशिक रूप से ये परिवर्तनीय हो गया है। किस पर? व्यापार घाटे पर। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो स्टेटमेंट दिए हैं, पहला 3 स्टेटमेंट दिए। पहला यहाँ पर बताना है भारतीय रुपया पूर्णतया परिवर्तनीय है। तो ये किस पर? भुगतान शेष के चालू लेखा के संबंध में ये स्टेटमेंट जो है करेक्ट है। दूसरा स्टेटमेंट है भुगतान शेष के पूंजी लेखा के संबंध में, ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। स्वर्ण में ये स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। देखते हैं नेक्स्ट। भारतीय रुपए की पूंजीगत लेखा परिवर्तनीयता का अर्थ है, ये जो कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी है इसका अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है कि वित्तीय परिसंपत्ति के व्यापार के प्रयोजन से भारतीय रुपए का किसी भी प्रमुख मुद्रा से विनिमय जो है किया जा सकता है। देखते हैं इसकी एक्सप्लेन। पूंजी खाते की परिवर्तनीयता से तात्पर्य अन्य देशों से शेष विश्व से वित्तीय परिसंपत्तियों में बिना किसी बाधा के बाजार आधारित विनिमय दर पर विनिमय किए जाने के अधिकार से। इसका तात्पर्य मौद्रिक कोषों वित्तीय परिसंपत्तियों देश के भीतर आने एवं बाहर जाने से भारत में वैसे विदेशी जो है पूंजी खाते पर परिवर्तनीयता तो नहीं है, पर विभिन्न पूंजी व्यवहारों के संबंध में आरबीआई अत्यंत ही क्या है उदारवादी नीति अपनाया है, जो कि प्रभाव में पूर्ण परिवर्तनीयता की तरह है। जैसे कि ये एक्सचेंज एंड फॉरेन करेंसी खाता का उदारीकरण और ईसीबी का विस्तार और एमएफ में विदेशी निवेश की अनुमति आदि सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा जो है पूंजीगत लेखा की रचना करते हैं? तो पूंजीगत की रचना करते हैं कौन? विदेशी ऋण, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश और पोर्टफोलियो निवेश। ये निजी जो प्रेषित धन ये नहीं करते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है तारापुर समिति निम्नलिखित में से किस एक से संबंधित थी? तो इसका संबंध था पूर्ण पूंजी लेखा संपरिवर्तनीयता से। देखते हैं इसके एक्सप्लेन। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने 20 मार्च 2006 को पूंजी खाते में रुपए की जो है पूर्ण परिवर्तनीयता, ये जो फुल कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी, इसमें क्या है फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट लागू करने पर रोड मैप तैयार करनी है। तो आरबीआई के पूर्व गवर्नर थे, डिप्टी गवर्नर थे ये एस तारापुर की अध्यक्षता में 6 सदस्यीय समिति नियुक्त की थी। इस समिति के गठन का उद्देश्य था भारत में डॉलरीकरण के क्रियान्वयन का परीक्षण और इसे लागू करने के समय के निर्धारण पर अपनी जो है सिफारिश प्रस्तुत करना। समिति का कार्य 1 मई 2006 से प्रारंभ हुआ था। तारापुर समिति ने अपनी रिपोर्ट 31 जुलाई 2006 को भारतीय रिजर्व बैंक को सौंप दी थी। इस रिपोर्ट में पूंजी खाते में उदारीकरण को अगले 5 वर्षों में 3 चरणों में लागू करने की जो है प्रमुख सिफारिश की गई थी। देखते हैं नेक्स्ट। भारतीय रुपए की पूर्ण परिवर्तनीयता के प्रश्न का परीक्षण जिस समिति के द्वारा किया गया वह थी कौन? वो थी तारापुर समिति। क्वेश्चन जो है किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है मुद्रा की अवमूल्यन का अर्थ।
मुद्रा के अवमूल्यन का अर्थ है अंतरराष्ट्रीय व्यापार में प्रयुक्त मुद्राओं की तुलना में देश की मुद्रा का मूल्य घट जाना। मुद्रा का अवमूल्यन तब होता है जबकि अंतरराष्ट्रीय व्यापार में जो प्रयुक्त मुद्राएं होती हैं उसकी तुलना में अपने देश की मुद्रा का मूल्य घट जाता है। देखते हैं इसके एक्सप्लेन। मुद्रा के अवमूल्यन का तात्पर्य है रुपए का विदेशी मुद्राओं के सापेक्ष मूल्य में कमी। मुद्रा जो विदेशी मुद्राएं हैं इनके सापेक्ष मूल्य में कमी। भारतीय रुपए का अब तक जो है 3 वर्षों में 3 बार अवमूल्यन हो चुका है। पहली बार वर्ष 1949 में हुआ, फिर हुआ 1966 में, फिर हुआ 1991 में, और इसका जो है 4 बार अवमूल्यन किया जा चुका है। अब तक 3 वर्षों में 4 बार अवमूल्यन किया जा चुका है इसका। वर्ष 1991 में भारतीय रुपए को 2 बार में जो है इसका अवमूल्यन किया गया था, इसीलिए 4 बार अवमूल्यन किया जा चुका है इसका। देखते हैं नेक्स्ट। अवमूल्यन का अर्थ है अन्य देशों की मुद्राओं के संदर्भ में मुद्रा मूल्य में अपने देश की जो ये मुद्रा मूल्य होता है उसमें कमी। देखते हैं नेक्स्ट। भारत में रुपए का अवमूल्यन पहली बार किस वर्ष किया गया था? ये किया गया था 1949 में। नेक्स्ट है जुलाई 1991 में मुद्रा का अवमूल्यन कितने प्रतिशत किया गया था? ये किया गया था कितने? 18% देखते हैं इसकी एक्सप्लेन। जुलाई 1991 में रुपए का 2 बार अवमूल्यन किया गया। पहली बार 1 जुलाई 1991 को और दूसरी बार 3 जुलाई 1991 को रुपए का अवमूल्यन किया गया। यह अवमूल्यन मध्यवर्ती मुद्राओं तथा यूएस डॉलर के संदर्भ में 18.7% तथा पाउंड स्टर्लिंग के संदर्भ में 17.38% किया गया। इस प्रकार जुलाई 1991 में रुपए का लगभग जो है 18% अवमूल्यन किया गया था। नेक्स्ट है निम्न में से किस वित्तीय वर्ष में भारतीय रुपए का 2 बार अवमूल्यन किया गया था? तो ये कब किया गया था? 1991 में और 92 में। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है, देखते हैं, किसी मुद्रा के अवमूल्यन का प्रवाह यह है कि वह अनिवार्य रूप से जो है किसी मुद्रा के अवमूल्यन का प्रभाव यह है कि वह अनिवार्य रूप से विदेशी बाजारों में घरेलू निर्यातों की प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाता है। देखते हैं इसकी एक्सप्लेन। अवमूल्यन के 2 निहितार्थ हैं। पहला, अवमूल्यन देश के निर्यात को अपेक्षाकृत कम खर्चीला बनाता है और विदेशी बाजारों में घरेलू निर्यात की प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार करता है। दूसरा यह है कि अवमूल्यन घरेलू उपभोक्ताओं के लिए विदेशी उत्पादों को अपेक्षाकृत अधिक महंगा बनाता है। इस प्रकार आयात को हतोत्साहित करता है। यह देश के निर्यात को बढ़ाने और आयात को कम करने में मदद करता है। इसलिए व्यापार संतुलन में सुधार लाने में यह मदद कर सकता है। और अवमूल्यन अनिवार्य रूप से व्यापार संतुलन में सुधार लाएगा सही नहीं है, क्योंकि अनिवार्य क्या होता है? क्योंकि अनिवार्य आयात जो है यथा कच्चा तेल जो है महंगे हो सकते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन ए कह रहा है मुद्रा का अवमूल्यन निर्यात को बढ़ावा देता है। बात तो ठीक लग रही है। उसका कारण कह रहा अवमूल्यन से अंतरराष्ट्रीय बाजार में घरेलू उत्पादों का मूल्य गिर जाता है। इसका कारण भी सही है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए और आर दोनों सही है। तो आर जो है एक ही सही व्याख्या करता है। इसको जो है हम अभी एक्सप्लेन कर चुके। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुद्रा का अवमूल्यन निर्यातों को बढ़ाने के लिए किया जाता है। उसका कारण कह रहा है विदेशी बाजार में घरेलू वस्तुएं जो है सस्ती हो जाएंगी। बात तो सही लग रही है। देखते हैं इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए और आर दोनों सही है। जो आर है इसका सही स्पष्टीकरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुद्रा के अवमूल्यन का परिणाम है। मुद्रा के अवमूल्यन का परिणाम है देश में निर्यातों का बढ़ना और आयातों का जो है घटना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कोई देश अपनी मुद्रा का अवमूल्यन करता है तो इसका प्रभाव होता है कि जब कोई भी देश अपनी मुद्रा का अवमूल्यन करता है तो इसका प्रभाव होता है कि आयात महंगे हो जाते हैं और निर्यात जो है सस्ते हो जाते हैं।
नेक्स्ट है, एक देश अपनी मुद्रा के अवमूल्यन का सहारा लेता है व्यापार शेष को जो है ठीक करने के लिए। इसको भी अभी हम एक्सप्लेन कर चुके थे, क्योंकि जो है अवमूल्यन का अर्थ है जब किसी देश की मुद्रा के बाह्य मूल्य को कम कर दिया जाता है। इसमें क्या, आयात महंगे हो जाते हैं और निर्यात जो है सस्ते हो जाते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक मुद्रा के अवमूल्यन का प्रभाव नहीं है? पहला है, इससे आयातकर्ता देश में मुद्रा अस्फीति होती है, यही नहीं है। दूसरा है, इसमें निर्यातकर्ता देश में मुद्रा अपस्फीति होती है, ये है, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। तीसरा स्टेटमेंट है, इससे निर्यातकर्ता देश में मुद्रा जो है अधिकृत होती है, ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। इससे आयातकर्ता देश में मुद्रा अवमूल्यन होता है, ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। पहला वाला स्टेटमेंट जो है यही इनकरेक्ट है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन ए है, 1991 के पश्चात भारत के निर्यातों की वृद्धि दर में पर्याप्त वृद्धि हुई है। उसका कारण कह रहा है भारत सरकार ने अवमूल्यन का आश्रय लिया है। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए और आर दोनों सही, ये जो है इसका सही स्पष्टीकरण है। इसको भी हम अभी एक्सप्लेन कर चुके थे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, अंतरराष्ट्रीय नकदी लिक्विडिटी की समस्या निम्नलिखित में से किसकी अनुपलब्धता से संबंधित है? तो ये संबंधित है किससे? डॉलर और अन्य दुर्लभ मुद्राएं जैसे हार्ड करेंसीज से। देखते हैं इसकी एक्सप्लेन। अंतरराष्ट्रीय तरलता देश के भुगतान संतुलन के घाटे को ठीक करने के लिए उसके जो है केंद्रीय बैंक द्वारा रखे गए अंतरराष्ट्रीय तौर से स्वीकार्य परिसंपत्तियां हैं, डॉलर, स्वर्ण, एसडीआर, बॉस्किट की जो है अन्य मुद्राएं। देखते हैं इसकी एक्सप्लेन और कि जो समस्त भंडार है इसमें क्या है, अंतरराष्ट्रीय तरलता में देश की अधिकृत स्वर्ण भंडार, विदेशी करेंसियों और एसडीआर जो ये स्पेशल ड्राइंग राइट्स धारण में इसकी क्या है, निवल स्थिति तथा अंतरराष्ट्रीय परिसंपत्तियों की निजी धारण सम्मिलित होती हैं। एक ऐसी मुद्रा जो अन्य करेंसीज में परिवर्तनीय हो तथा जिनका क्या है, दूसरी मुद्राओं के रूप में मूल्य में बढ़ने या स्थिर रहने की प्रत्याशा हो, क्या है, हार्ड करेंसी कहलाती हैं। या अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अधिक जो है मांगी जाने वाली, अधिक स्वीकार्य तथा अधिक स्थिर मूल्य वाली मुद्रा होगी, जैसे कौन सी? डॉलर, यूरो और पौंड। इनकी जो है क्या है, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अधिक मांग रहती है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1990 के दशक में उत्तरार्ध में आए आर्थिक संकट ने इंडोनेशिया, थाईलैंड, मलेशिया और दक्षिण कोरिया को सर्वाधिक गंभीरता से दुष्प्रभावित किया। इस संकट का कारण था पश्चिमी मुद्राओं की तुलना में स्थानीय मुद्राओं का लंबे समय तक जो है क्या था, अधिमूल्यन होना था। देखते हैं इसकी एक्सप्लेन। 1990 के दशक में उत्तरार्ध में दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों इंडोनेशिया, थाईलैंड, मलेशिया एवं दक्षिण कोरिया में आए आर्थिक संकट का मूल कारण पश्चिमी मुद्राओं की तुलना में स्थानीय मुद्राओं का लंबे समय तक जो है अधिमूल्यन होना था। मूलतः का था इस मौद्रिक कुप्रबंधन और मुद्राओं के मूल्यों में सट्टेबाजी ने इस आर्थिक संकट को खड़ा किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विगत महीनों में दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में मुद्राओं के मूल्य में भारी गिरावट से भारत के निर्यातों पर क्या असर पड़ा था? तो ये इस पर पड़ा था प्रतिकूल का असर। ये क्वेश्चन जो है काफी पुराना है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि निकट भविष्य में दूसरा वैश्विक वित्तीय संकट होता है तो निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नीतियां भारत को सबसे अधिक संभावना के साथ कुछ उन्मुक्ति प्रदान कर सकती हैं? तो प्रदान कर सकती हैं कौन सी? पहला है, स्टेटमेंट कह रहा है अल्पकालीन विदेशी ऋणों पर जो है निर्भर न रहना, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। सेकेंड स्टेटमेंट है कुछ और विदेशी बैंकों को प्रारंभ करना, ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। थर्ड स्टेटमेंट है पूंजी खाते में पूर्ण परिवर्तनीय को बनाए रखना, ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। देखते हैं इसकी एक्सप्लेन। यदि निकट भविष्य में दूसरा वैश्विक वित्तीय संकट होता है तो अल्पकालीन विदेशी ऋणों पर निर्भर न रहना भारत को कुछ उन्मुक्ति प्रदान कर सकती है। कुछ और विदेशी बैंकों को प्रारंभ करना वैश्विक अर्थव्यवस्था में बढ़ा हुआ जोखिम होगा। मुद्रा परिवर्तनीय उस स्थिति को प्रदर्शित करता है जिसमें एक मुद्रा किसी भी विदेशी मुद्रा में परिवर्तित हो
तथा अथवा क्या हो प्रचलित विनिमय दर पर बिना किसी सरकार के हस्तक्षेप के परिवर्तित हो सकती है। भारत में वर्तमान में चालू खाते पर रुपए की पूर्ण परिवर्तनीयता लागू है, जबकि पूंजी खाते पर अनुमति अनिवार्य है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संदर्भ में मुद्रा संकट के जोखिम को कम करने में निम्नलिखित में से किन कारणों का योगदान है। 3 स्टेटमेंट दिए हैं। पहला स्टेटमेंट है भारत के आईटी सेक्टर के विदेशी मुद्रा अर्जन का, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। दूसरा स्टेटमेंट है सरकारी व्यय को बढ़ने का, ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। थर्ड स्टेटमेंट है विदेशस्थ भारतीयों द्वारा भेजे गए धन का, ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है, इसलिए राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। देखते हैं इसकी एक्सप्लेन। मुद्रा संकट। मुद्रा संकट से तात्पर्य ऐसी परिस्थिति से है जब किसी देश के केंद्रीय बैंक को अपनी विदेशी मुद्रा भंडार के आधार पर देश की मुद्रा की नियत विनिमय दर को बनाए रखने की क्षमता पर गंभीर प्रश्न चिन्ह हो। सामान्यतः ऐसी स्थिति तब उत्पन्न होती है जब कोई देश गंभीर रूप से भुगतान संतुलन बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है क्या हो घाटे का सामना कर रहा हो तथा वह अपने आयात ऋण शोधन का वित्तीय अपने अपर्याप्त विदेशी मुद्रा भंडार से ना कर पा रहा हो। ऐसी स्थिति में देश का केंद्रीय बैंक देश की मुद्रा की विनिमय दर को स्थिर रखने में असफल रहता है और मुद्रा का मूल्य जो है क्या होता है गिरता जाता है। इसमें भारत के संदर्भ में देश के आईटी सेक्टर द्वारा विदेशी मुद्रा अर्जन एवं विदेशस्थ भारतीयों द्वारा जो भेजा गया धन होता है, ये क्या होता है देश में विदेशी मुद्रा अंतर्वाह को क्या करता है बढ़ाकर विदेशी मुद्रा भंडार में वृद्धि करने के साथ साथ भुगतान संतुलन घाटे को कम करने तथा मुद्रा संकट के जोखिम को कम करने के संदर्भ में महत्वपूर्ण योगदान जो है ये देते हैं। इसके विपरीत क्या होता है, इसके विपरीत सरकारी व्यय के बढ़ने से यदि रुपए की आपूर्ति बढ़ती है तो ऐसी स्थिति में रुपए का मूल्य गिरने से मुद्रा संकट का जोखिम जो है क्या होता है और बढ़ सकता है, ना कि कम होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय रुपए की गिरावट रोकने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक सरकार भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किया जाने वाला सर्वाधिक जो है संभावित उपाय नहीं है। तो सर्वाधिक संभावित उपाय यही जो नहीं है एक प्रसरणशील मौद्रिक नीति का अनुसरण करना। देखते हैं इसकी एक्सप्लेन। गैर जरूरी वस्तुओं की आयात पर नियंत्रण एवं निर्यात को प्रोत्साहन जो है रुपए मूल्य वर्ग की मसाला बांड जारी करने तथा विदेशी वाणिज्यिक उधारी से संबंधित दशाओं को आसान बनाने जैसे उपायों से देश में विदेशी मुद्रा विशेषकर डॉलर का अंतर्वाह क्या है बढ़ेगा, जिससे भारतीय रुपए में मजबूती आएगी। इसके विपरीत क्या होगा, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जो है प्रसरणशील मौद्रिक नीति के अनुसरण से मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि होगी और ब्याज दरों में जो है कमी आएगी। इससे मुद्रा का मूल्य घटेगा, मुद्रास्फीति बढ़ेगी तथा विदेशी मुद्रा विशेषकर डॉलर का बहिर्वाह बढ़ेगा एवं भारतीय रुपए में और गिरावट जो है आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न उपायों में से कौन सा भारतीय भुगतान संतुलन स्थिति को सुधारने में सक्षम नहीं है। तो निर्यातों पर जो है अधिक कर लगाना यही सक्षम नहीं है। बाकी जो पहला स्टेटमेंट है आयात प्रतिस्थापन नीति को बढ़ावा देना ये भी सक्षम है। रुपए का अवमूल्यन और आयातों पर जो है अधिक कर लगाना ये सभी सक्षम है, यही वाला नहीं सक्षम है, इसलिए यही राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कार्यवाहियों पर विचार करें जो सरकार द्वारा लिए जा सकते हैं। पहला है घरेलू मुद्रा का अवमूल्यन बिल्कुल लिया जा सकता है। दूसरा निर्यातों को मिलने वाली आर्थिक सहायता में कटौती यह नहीं लिया जा सकता है। थर्ड है उन उपयुक्त नीतियों को लागू करना जिससे देश में अधिक एफडीआई तथा एफआईआई से अधिक निधि ये भी किया जा सकता है। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। देखते हैं इसकी एक्सप्लेन। चालू खाते का घाटा जो है वस्तुओं जैसे दृश्य मध्य तथा सेवाओं एवं एक पक्षीय हस्तांतरण अदृश्य मध्यों के विदेशी व्यापार में प्रतिकूल निर्यात की तुलना में आयात का अधिक होना के कारण होता है। कार्यवाहियों में प्रथम अर्थात घरेलू मुद्रा का अवमूल्यन निर्यात को बढ़ाने एवं आयात को कम करने, क्योंकि इसमें क्या होगा स्वदेशी वस्तुएं एवं सेवाएं सस्ती तथा विदेशी वस्तुएं एवं सेवाएं जो है महंगी हो जाएंगी। और इस प्रकार क्या होगा इसमें चालू खाते के
घाटे को कम करने में सहायक हो सकता है। द्वितीय अर्थात जो है ये निर्यातों को मिलने वाली आर्थिक सहायता में कटौती निर्यातों को हतोत्साहित करेगी एवं उनका मूल्य बढ़ाएगी, जो कि क्या होगी, अपेक्षित नहीं है। तृतीय कार्यवाही अर्थात देश में अधिक एफडीआई और एफआईआई से अधिक निधि आना यदि पूंजी खाते का घटक है, तथा यह जो है क्या प्रकारांतर चालू खाते के घाटे को कम करने में जो है ये मदद करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गत दशक में भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसने सबसे अधिक भारत में सीधा विदेशी निवेश आकर्षित किया? तो ये सर्विस सेक्टर ने किया था। राइट आंसर ऑप्शन बी। वर्तमान में दिसंबर 2022 तक जो है प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आकर्षित करने वाले 5 क्षेत्र क्रमशः रहे हैं। सर्विस सेक्टर में कितना, ये 16.11%, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर में कितना, ये 14.97%, दूरसंचार में 6.24% और जो व्यापार है इसमें कितना 6.22%। ऑटोमोबाइल्स उद्योग जो है ये 5.46%। वर्ष 2021-22 के दौरान सर्वाधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्राप्त करने वाले क्षेत्र निम्न हैं। कौन कौन से हैं वो क्रमशः कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एवं हार्डवेयर, सेवा क्षेत्र, ऑटोमोबाइल उद्योग, व्यापार क्षेत्र जो ट्रेडिंग, निर्माण या अधोसंरचना गतिविधियां। देखती है नेक्स्ट है भारत में किस क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश जो है इक्विटी प्रवाह उच्चतम है? तो ये है किसमें, सर्विस सेक्टर में। इसको हम अभी जो है इसकी एक्सप्लेन ऊपर भी देख चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कौन सा क्षेत्र सबसे अधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई इक्विटी प्रवाह को आकर्षित करता है? तो यही सेवा क्षेत्र करता है, सर्विस सेक्टर। नेक्स्ट है, वर्ष 2007-08 में भारत में प्रत्यक्ष विदेशी पूंजी निवेश का सबसे अधिक प्रवाह किस क्षेत्र में हुआ? तो ये सेवाओं में ही हुआ। नेक्स्ट है, पिछले एक दशक में भारत ने निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस क्षेत्र में सर्वाधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्रवाह जो है आकर्षित किया है? तो ये सेवा क्षेत्र से ही किया है। देखते हैं नेक्स्ट है, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश 1997 से 2000 का बृहत्तम भाग है। तो ये कौन सा है? सेवा क्षेत्र, कि ही सेवा क्षेत्र, सर्विस सेक्टर। देखते हैं नेक्स्ट है, हाल के वर्षों में भारत को अधिक विदेशी पूंजी आकर्षित करने में सफलता मिली है। तो ये किसमें सफलता मिली है? सफलता मिली है किसमें? जीवन बीमा व्यवसाय में, बैंकिंग क्षेत्र में और ऑटोमोबाइल्स के क्षेत्र में। बाकी जो फिल्म निर्माण में नहीं मिली और मेडिकल पर्यटन में भी अधिक जो है सबसे अधिक विदेशी पूंजी आकर्षित करने में सफलता नहीं मिली है। इसको हम अभी एक्सप्लेन कर चुके हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो भारतीय बाजार में विदेशी मुद्रा अर्जित करने के लिए जो अवसर मिले हैं वह निम्न से किन क्षेत्रों में है? उन क्षेत्रों को हम अभी देख चुके हैं। देखते हैं यहाँ पर इसके एक्सप्लेन में। इसमें सभी चारों क्षेत्रों में मिले हैं। भारतीय बाजार में विदेशी मुद्रा अर्जित करने के लिए जो है सभी क्षेत्रों के इसमें है। दिसंबर 2022 में जारी आंकड़ों के अनुसार हम करंट की बात करते हैं। इसमें भारत में अप्रैल 2000 से दिसंबर 2022 के दौरान होटल और पर्यटन क्षेत्र ने लगभग जो है कितना 1660.18 मिलियन डॉलर का, और अस्पताल और डायग्नोस्टिक सेंटर्स ने 8496.10 मिलियन डॉलर का, टेक्सटाइल उद्योग ने जो है कितना 4067.79 मिलियन डॉलर तथा चमड़े के सामान ने कितना 221.58 मिलियन डॉलर का एफडीआई आकर्षित किया है। देखते हैं नेक्स्ट। बिहार में अप्रैल जून 2018 के दौरान किस क्षेत्र ने सर्वाधिक एफडीआई इक्विटी अंतर्प्रवाह को आकर्षित किया? तो यही करेगा सर्विस सेक्टर, जो हर जगह कर रहा है भारत में। नेक्स्ट है, वर्ष 2005-06 में भारत में सबसे अधिक विदेशी मुद्रा अंतर्वाह निम्नलिखित में से किस स्रोत से हुआ? तो ये किससे होगा? पोर्टफोलियो निवेश से। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस रूप में विदेशी मुद्रा का प्रवाह भारतीय संदर्भ में अधिक उड़नशील कहा जा सकता है? तो ये किसमें कहा जाएगा? अनिवासी भारतीय जमाएं और जो विदेशी पोर्टफोलियो निवेश है इसमें।
देखते हैं इसकी एक्सप्लेन। विदेशी पोर्टफोलियो निवेश तथा अनिवासी भारतीय जमाएं भारत में ब्याज दर की भिन्नता के परिणामस्वरूप अंतर प्रवाहित होती हैं। इनका उद्देश्य ब्याज दर की भिन्नता के आधार पर लाभ अर्जित करना होता है। परिणामस्वरूप ब्याज दर में भिन्नता के समाप्त या प्रतिकूल होने पर इनका बहिर्वाह जो है क्या होता है, प्रारंभ हो जाता है। ऐसी मुद्राओं के इसी स्वभाव के कारण इन्हें उड़नशील मुद्रा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विदेशी मुद्रा जिसमें त्वरित प्रवास की प्रवृत्ति होती है कहलाती है क्या? वो गर्म मुद्रा कही जाती है, हॉट मनी कही जाती है। इसमें क्या होता है, निवेशकों द्वारा ब्याज दरों में अंतरों तथा विनिमय दर परिवर्तनों से अल्पकालिक लाभ प्राप्ति हेतु इस प्रकार की मुद्रा का प्रवाह एक देश से दूसरे देश में जो है आसानी से किया जा सकता है, किसका? हॉट मनी का या गर्म मुद्रा का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट कह रहा है यूएस फेडरल रिजर्व की सख्त मुद्रा नीति पूंजी पलायन की ओर ले जा सकती है, बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है विदेश पूंजी पलायन वर्तमान विदेशी वाणिज्यिक ऋण ग्रहण वाली जो फर्मों की ब्याज लागत को क्या है, बढ़ा सकता है। ये स्टेटमेंट भी जो है करेक्ट है। थर्ड स्टेटमेंट कह रहा है घरेलू मुद्रा का अवमूल्यन ईसीबी से संबंध मुद्रा जोखिम को घटाता है। ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। देखते हैं इसकी एक्सप्लेन। इसमें क्या है, सख्त मौद्रिक, ये जो सख्त मौद्रिक नीति से तात्पर्य केंद्रीय बैंक द्वारा ब्याज दरों में वृद्धि से है। यदि अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति तेजी से बढ़ रही है तो केंद्रीय बैंक मुद्रा की मात्रा को नियंत्रित करने के लिए सख्त मौद्रिक नीति अपनाता है। इसमें क्या है, यदि यूएस फेडरल रिजर्व ब्याज दरों में वृद्धि करता है तो अमेरिका स्थित विदेशी संस्थागत निवेश भारत जैसी अर्थव्यवस्थाओं से पैसा निकाल कर क्या करता है, यूएस जैसे सेफ हेवन में निवेश करेंगे, क्योंकि ब्याज दरों में वृद्धि से यूएस में बॉन्ड यील्ड में वृद्धि होगी और डॉलर मजबूत होगा। इस प्रकार यूएस फेड रेट में वृद्धि से भारतीय बाजार पूंजी पलायन हो जाएगा। तो इसलिए स्टेटमेंट, पहला स्टेटमेंट जो है करेक्ट हो जाएगा। देखते हैं दूसरा, पूंजी पलायन के अचानक बढ़ने से उभरती अर्थव्यवस्थाओं की मुद्रा जिससे रुपए पर मूल्यह्रास का जो है दबाव बढ़ेगा, अर्थात क्या होगा, विदेशी वाणिज्यिक ऋण ग्रहण वाली फर्मों की ब्याज लागत बढ़ेगी, क्योंकि ऋणों को डॉलर में चुकाने के लिए उन्हें ज़्यादा रुपए देने पड़ेंगे। इसलिए दूसरा स्टेटमेंट भी हो जाता है करेक्ट। देखते हैं तीसरा, घरेलू मुद्रा के अवमूल्यन से क्या होगा, ईसीबीएस से संबद्ध मुद्रा जोखिम बढ़ जाता है, क्योंकि ईसीबी माध्यम से उधार लेने वाली कंपनियों को डॉलर में उधार चुकाने के लिए अब अधिक रुपए देने होंगे। इसलिए जो है तीसरा स्टेटमेंट हो जाता है वहाँ पर इनकरेक्ट। नेक्स्ट है, टोबिन टैक्स लगाया जाता है। टोबिन टैक्स लगाया जाता है विदेशी विनिमय लेन देन पर। ये लगाया किसके द्वारा गया था, 1972 में जेम्स टोबिन द्वारा मुद्रा बाजार के समस्त लेन देन पर प्रस्तावित कर ही क्या कहलाता है, टोबिन टैक्स कहलाता है। इसमें जेम्स टोबिन ने विदेशी विनिमय दर में तीव्र उच्च वचनों को नियंत्रण में लाने हेतु एक मुद्रा को किसी दूसरी मुद्रा में बदलते समय एक अल्प दर से करारोपण की सिफारिश की थी, जिसे ही टोबिन टैक्स के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी उसकी प्रमुख विशेषता मानी जाती है? तो प्रमुख विशेषता उसकी मानी जाती है कौन सी, यह मुख्यतः ऋण सृजित न करने वाली पूंजी प्रवाह है। देखते हैं इसकी एक्सप्लेन। एफडीआई जो है, एफडीआई भारत के बाहर निवासी व्यक्तियों द्वारा गैर सूचीबद्ध भारतीय कंपनियों को पूंजीगत लिखितों के माध्यम से किया गया निवेश है, अथवा सूचीबद्ध भारतीय कंपनी की पूर्णतः डाइल्यूटेड आधार पर जारी प्रदत्त जो इक्विटी के 10% अथवा उससे अधिक जो है किया गया निवेश है। इसलिए पहला स्टेटमेंट है यहाँ पर इनकरेक्ट हो जाता है। दूसरा है, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश भारतीय कंपनियों द्वारा जारी इक्विटी शेयर, डिबेंचर और अधिमान शेयर में किया जाने वाला निवेश है, जो अतः इसमें क्या है, एफडीआई सरकारी प्रतिभूतियों में किया जाने वाला निवेश नहीं है। इसलिए दूसरा स्टेटमेंट भी यहाँ पर इनकरेक्ट हो जाता है। इस तरह के निवेश में ऋण समाशोधन अपेक्षित नहीं होता है, इसलिए तीसरा स्टेटमेंट जो है यहाँ पर यह भी सही नहीं है। फोर्थ स्टेटमेंट जो है वो उसमें था, एफडीआई से घरेलू अर्थव्यवस्था में नई पूंजी, नई प्रौद्योगिकी आती है और रोजगार के मौके बढ़ते हैं, मुख्यतः ऋण सृजित न करने वाली पूंजी प्रवाह है। ये स्टेटमेंट इसलिए हो जाता है करेक्ट। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से कौन सी बातें भारत में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश को जो है समाविष्ट करेंगी? पहला स्टेटमेंट है भारत में विदेशी कंपनियों की सहायक कंपनियां ये कर सकती हैं। दूसरी है भारतीय कंपनियों में बहुसंख्यक विदेशी इक्विटी धारण, ये भी कर सकती हैं। तीसरी है विदेशी कंपनियों द्वारा अन्य रूप से वित्त पोषित कंपनियां, ये भी कर सकती हैं। फोर्थ है पोर्टफोलियो निवेश, ये नहीं करेंगे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 4 स्टेटमेंट दिए हैं, इसमें बताना है जो है कौन सा स्टेटमेंट क्या है विदेशी प्रत्यक्ष निवेश में सम्मिलित किए जा सकते हैं। पहला स्टेटमेंट है विदेशी मुद्रा संपरिवर्तनीय बॉन्ड। दूसरा है कुछ शर्तों के साथ विदेशी संस्थागत निवेश। तीसरा है वैश्विक निक्षेपागार डिपॉजिटरी प्राप्तियां। और चौथा है अनिवासी विदेश जमा। इसमें से जो है कौन से किए जा सकते हैं? तो ये किए जा सकते हैं तीनों, और चौथा वाला जो है अनिवासी विदेशी जमा, ये नहीं किया जा सकता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत लंबा चौड़ा जो है क्वेश्चन दिया हुआ है। तो क्वेश्चन है उदारीकरण कार्यक्रम के अधीन और विदेशी मुद्रा को आकर्षित करने के उद्देश्य से सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक ने 2 योजनाएं बनाई थी। पहली थी FCNRA और दूसरी थी FCNRB कहलाती है। इन 2 योजनाओं के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन जो हैं सही हैं? तो पहला स्टेटमेंट कह रहा है योजना ए के अधीन भारतीय रिजर्व बैंक विनिमय दर के उतार चढ़ाव को भुगतता है, ये स्टेटमेंट है करेक्ट। सेकेंड स्टेटमेंट है योजना बी के अधीन विनिमय दर के उतार चढ़ाव से आए अंतर को अन्य बैंक पूरा करते हैं, ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। थर्ड स्टेटमेंट अब दोनों योजनाएं वापस ले ली गई, ये स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट है। और फोर्थ स्टेटमेंट जो कह रहा है केवल योजना ए वापस ली गई है, तो जो है ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। जो ये थर्ड वाला अब दोनों योजनाएं वापस ले ली गई है, इसमें जो है एक ही योजना वापस ली गई वो है केवल ए, बी योजना को वापस नहीं लिया गया है। वर्ष 1975 से अस्तित्व में रहे FCNRA को समाप्त कर इसकी जगह जो है 15 मई 1993 से FCNRB प्रारंभ किया गया था। इसका जो है पूर्ण रूप क्या था? फॉरेन करेंसी नॉन रेजिडेंट लोन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है विकासशील देशों को विश्वव्यापी पूंजी प्रवाह में 90 के दशक में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है। पूर्व एशियाई वित्तीय संकट और लैटिन अमेरिकी अनुभव को देखते हुए किस प्रकार का अंतर्वाह मेजबान देश के लिए अच्छा है? तो ये विदेशी प्रत्यक्ष निवेश जो है यही अच्छा है। देखते हैं इसके एक्सप्लेन। पूर्वी एशियाई देशों लैटिन अमेरिकी देशों से आए संकट का कारण वहां का विदेशियों द्वारा किया गया अतिशय पोर्टफोलियो निवेश था। ऐसा निवेश अत्यधिक अस्थिर स्वभाव का होता है। इसके विपरीत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश स्थिर स्वभाव का होता है तथा यह देश के विकास में प्रभावी भूमिका अदा करता है। अतः क्या प्रत्यक्ष विदेशी निवेश मेजबान देश के लिए विदेशी पूंजी का सबसे प्रभावी एवं उपयोगी स्रोत होता है। तो फ्रेंड्स, आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो और आपके एग्जाम के लिए यूजफुल रही हो तो हमारे यूट्यूब चैनल पर यदि पहली बार है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड शेयर करिए। जो भी आपके सजेशन उसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो की PDF वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई, वहाँ पर जाकर आप इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।